हे गाइस, वेलकम बैक टू रेनू की पाठशाला। अब हम क्या है, पेपर 2 की हम तैयारी करेंगे। जैसे कि हमने पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन का हम लोगों ने रिवीजन किया था। और अब हम पेपर 2 जो है आपका इनोवेशन इन एजुकेशन, इसकी हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये आपका रिवीजन जो है वो पार्ट 1 है, पहली क्लास है ये आपकी, और एक क्लास आपकी और आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की क्लास में देख लेते हैं कि हमको क्या क्या रिवीजन करना है, और चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा कंटेंट पे और तैयारी कर लेते हैं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपको पेपर में कुछ भी लिखने में दिक्कत ना आए। अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो अच्छे से, तो आपका पेपर कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। इसी में से आपका पेपर भी आ जाएगा और आपको लिखने का पता भी चल जाएगा, और आप समझ भी जाओगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है, नवाचार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नवाचार की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। आपको ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि नवाचार की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। तो सबसे पहले तो इनोवेशन का पेपर है, तो इनोवेशन के बारे में पता ही होना चाहिए कि नवाचार होता क्या है। ठीक है, शिक्षा में नवाचार क्या होता है, नवाचार क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग जान लेते हैं। नवाचार परिवर्तन प्रकृति तक सीमित नहीं होते। ठीक है, समाज में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नवीन मान्यताएं जगह ले रही हैं। पुरातन विचार जा रहे हैं और नूतन विचार आ रहे हैं। मतलब जो पुरानी धारणाएं थी, विचार थे, वो क्या है, अब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो चेंज हो रहे हैं। पुरातन मूल्यों का स्थान नूतन मूल्य ग्रहण कर रहे हैं। मतलब पुराने जो विचार थे उनका स्थान कौन ले रहे हैं, न्यू जो इनोवेशंस हो रही हैं, नए विचार आ रहे हैं, वो ले रहे हैं। जल स्थिर रहेगा तो सड़ेगा ही, जल का प्रभाव जारी रहेगा। प्रवाह होना चाहिए, यहाँ पे प्रभाव लिखा है, प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्लो जारी रहेगा, अर्थात पुराने जल का स्थान नया जल लेता रहेगा। तो जल शुद्ध बना रहेगा। इसी प्रकार जो समाज स्थिर यथावत स्थिति में बना रहना चाहता है, नवीन विचारों को ग्रहण नहीं करता, वह जीवित नहीं रह सकता। नए नए विचारों को ग्रहण करने के से समाज को नया जीवन प्राप्त होता है, उसमें नवीन स्फूर्ति आती है और वह सदा अग्रणी स्थान प्राप्त करता है। एक ऐसी विशेषता सामाजिक परिवर्तन में पाई जाती है जो सृष्टि परिवर्तन में लक्षित नहीं होती। व्यवस्थित रूप से सामाजिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अपेक्षित परिवर्तनों से शिक्षा में नवीन चेतना आती है, नई स्फूर्ति आती है। ये परिवर्तन शिक्षा में नवीनता लाते हैं और शिक्षा आगे की ओर बढ़ती है। शिक्षा प्रगति पथ पर अग्रसर होती है। इसी संदर्भ में नवाचार की अवधारणा को समझा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो नए नए विचार हैं, नई इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं, वो आपकी आती रहेंगी, तभी आपका जो समाज है वो प्रगति कर सकता है। अगर पुराने ही मतलब रूढ़िवादी विचार लेकर बैठे रहेंगे, तो जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो हो नहीं पाएंगे। और ठीक है, और समाज जो है वो पिछड़ा ही रहेगा, और जो दूसरे समाज हैं वो आगे निकल जाएंगे। पुराने विचारों की जगह पे नवीन विचारों स्थान ले लेते हैं। और क्या होता है कि ये जो होता है व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत हजल पजल में मतलब कि हो आपका जो मतलब चेंज होता है सामाजिक परिवर्तन, वो एक मतलब लिमिट में होना चाहिए, और एक मतलब कि परिवर्तन जो होता है वो
एक नवीन चेतना के साथ होना चाहिए, जिससे किसी को मतलब फ़ायदा भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नुकसान होना चाहिए। तो चलिए नवाचार के बारे में पढ़ लेते हैं। नवाचार होता क्या है, इसका अर्थ कहाँ से ये शब्द बना है। नवाचार का अर्थ नवाचार दो शब्दों नव और आचार। कौन से दो शब्द, नव और आचार, ठीक है, नव और आचार से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है नव और आचार, ठीक है। नवाचार अतः नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों, जो पहले की स्थित विधियां हैं और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करे। मतलब कि पुरानी विधियों में या सामानों में क्या है, नई नवीनता, मतलब उसको नए में चेंज करे, उसको ही नवाचार कहा जाता है। इनोवेशंस आंग्ल भाषा का शब्द है, आंग्ल भाषा, ठीक है, इंग्लिश का शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है। यह शब्द इनोवेट से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है इनोवेट, टू इंट्रोड्यूस न्यूबेलिटीज, नवीनता लाना। और सेकंड होता है टू मेक चेंजेस, परिवर्तन लाना, ठीक है। इसका यूज़ टू टाइप से किया जा सकता है, या तो नवीनता लाने के लिए या किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, इनोवेशंस बोला जाता है। ये आपका अर्थ हो गया। उसके बाद आपको एक या दो परिभाषा तो कम से कम लिखनी ही पड़ती है, ठीक है, और लिखनी भी चाहिए। परिभाषा तो मेन देखी जाती है कि आप लोग परिभाषा कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो हमेशा ये देखता है कि जो परिभाषा लिख पाते हैं बच्चे, उनको ही थोड़ा ज़्यादा मतलब कि उससे इम्प्रेस होता है और उनको अच्छे मार्क्स देता है वो। परिभाषाएं देख लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप चारों में से कोई भी परिभाषा कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे आप वही वाली परिभाषा कर सकते हैं। जैसे हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट वाली। वार्नेट एच जी के अनुसार नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, ठीक है। और रॉजर्स के EM के अनुसार क्या है, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। मतलब वह विचार है जिसको वो प्रतीति, मतलब उसको नए विचार की तरह देखे। उसके बाद है भोला एच के अनुसार नवाचार, भोला HC के अनुसार नवाचार एक प्रत्यय है, एक अभिवृद्धि है, कौशलपूर्ण एक उपकरण है अथवा दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने व्यवहारिक रूप से आत्मसात किया ना हो। उसके बाद क्या है, माइलेक्स MB के अनुसार नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो सूझबूझकर किया गया है, उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से। परिवर्तन अन्य विधियों को अपने में अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। नवाचार की विशेषताएं, अब हम लोगों ने परिभाषा कर ली, उसके बाद अब हम लोग करेंगे विशेषताएं कि नवाचार की क्या विशेषताएं होती हैं। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है, जिसे क्या है, नया समझा जाता है। उसके बाद है आपका नवाचार में कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है, मतलब कोई ना कोई इसमें करैक्टरिस्टिक्स होती ही है, कोई ज़रूरी बात होती ही है इसमें। उसके बाद है नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है, मतलब इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं नवाचार के लिए। और उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका, नवाचार को समझबूझकर काम में लाया जाता है। इसकी मतलब इसको समझबूझकर मतलब पूरा डिसाइड करके, इसको अच्छे से समझ कर, इसको अंडरस्टैंड करके उसके बाद ही काम में लाया जाता है। ऐसे नहीं कि अगर ये किसी चीज़ से आपको खराबी हो रही है तो उसको भी आप काम में थोड़ी ना लेके आओगे, अगर आपका फ़ायदा होगा तभी तो उसको यूज़ करोगे।
तो उसी तरह इनोवेशंस भी है, अगर उससे आपको फ़ायदा होगा तो आप लोग उसको यूज़ करेंगे और उसको प्रयोग में लाएंगे। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया जाता है, मतलब इसकी ज़रूरत रहती है तभी ऐसा किया जाता है, ऐसे नहीं कि बस हमेशा चेंज ही करते रहेंगे, जब आपको ज़रूरत होगी तभी चेंज करेंगे। नवाचार के द्वारा परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, मतलब जो पहले की परिस्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनको चेंज करने के लिए नवाचार का प्रयोग किया जाता है। प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों को ध्यान में रखते हुए नवाचार अधिक श्रेष्ठ अथवा उन्नत माना जाता है, मतलब जो पहले से विधियाँ जो चल रही हैं तो उसके बाद नवाचार को श्रेष्ठ और उन्नत माना जाता है। अगर नवाचार में अच्छे गुण होंगे तो उसको श्रेष्ठ और उन्नत माना जाएगा। नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है, नवाचार की बाधाएं और उन्हें दूर करने के उपाय, मतलब नवाचार आप करना तो चाहते हो पर उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं, ऐसे सीधे से तो आप नवाचार नहीं कर पाओगे, इनोवेशन नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हो वो इसमें बताना पड़ता है, ठीक है। नवाचार में बाधाएं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑब्स्टेकल्स ऑफ इन इनोवेशन, परिवर्तन युक्त वे सब क्या है, साधन एवं माध्यम व्यक्तियों के व्यवहार में नवीनता युक्त तथ्यों, माध्यमों, मान्यताओं, विचारों व बीजारोपण करके नवीन प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख किया, वे नवाचार कहलाते हैं। मतलब पुरानी जो परिवर्तन के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें, ठीक है, मान्यताएं हैं, विचार हैं, तथ्य है या कोई माध्यम है, तो किसी भी मतलब सोर्स के द्वारा जब उसमें परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन के लिए उसमें मतलब नींव रखी जाती है या फिर कहा जाता है, तो नवीन प्रवृत्तियों को, जो नई नवीन प्रवृत्तियाँ आती हैं उसको नवाचार कहते हैं। किसी भी नवीन परिवर्तन को अपनाने एवं उसके क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं और बाधाओं को वर्णन निम्नलिखित है। अपर्याप्त धन, सबसे पहली नीड तो क्या है, धन। अगर कोई भी आप नया सामान भी लेना चाहते हो, मान लो आप पहले हाथ से काम करते थे, अब आप चाहते हो कि मशीन से करें, क्योंकि मशीन का युग है ये सब, ठीक है, मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इस टाइम में, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उसको खरीदोगे या फिर उसको बनाने के लिए अगर आप कोई मशीन बनाना भी चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको पैसा ही लगेगा, उसके लिए सामान लोगे, तो सबसे पहले दिक्कत आ जाती है पर्याप्त धन, अपर्याप्त धन, ठीक है। एक नवाचार को प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन के अभाव में नवाचार के कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद है समाज का भय। अगर कोई भी नई चीज़ हम लोग करने लगते हैं तो सबसे पहले तो हम यही डर जाते हैं कि हाँ तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं सही से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के मूल्यों, आदर्शों और परंपराओं का सम्मान करना पड़ता है। वह इनके विरुद्ध नहीं जा सकता, इन्हीं सामाजिक परंपराओं के कारण वह नया सोचने में डरता है, मतलब सामाजिक परंपराओं के कारण वो नया कुछ नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि जैसे समाज चल रहा है वैसे ही चले, नहीं तो मुझको मतलब काफ़ी डांट सहनी पड़ेगी या कोई और भी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपका है असफलता का भय। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं सही से होगा कि नहीं, हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं, फेलियर हो जाएंगे, ये सब डर उसके मन में बना रहता है। मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य
किसी सफलता की आशा से करता है। वो सोचता है कि मैं सफल हो जाऊं, तभी वो अपना कार्य करता है। ठीक है। यदि उसे आशा होती है कि किसी नवीन विचार के माध्यम से उसे भविष्य में सफलता प्राप्त होगी, तो वह उस विचार को अपने मस्तिष्क में लाता है। परंतु यदि किसी नवीन विचार या कार्य के माध्यम से भविष्य में असफलता का भय होता है, तो वह उस नवीन विचार से विरक्त हो जाता है। मतलब उसको नई नई जो थॉट उसको आती है, उसको वो विरक्त हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। ठीक है। उसको छोड़ देता है, बोलता कि रहने दो, नहीं तो मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे या और भी कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है आत्मविश्वास का अभाव। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता। नया नया कुछ करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। प्राय मनुष्य इतनी योग्यता या क्षमता नहीं होती कि वह कोई नवीन विचार अपने मस्तिष्क में ला सके और उसे अपने आत्मविश्वास इसीलिए अपनी इस आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नवाचारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहता है। उसके बाद है उचित संगठन का अभाव। अब उसके पास क्या है, देखो, सामान हो गया, उसने सोच भी लिया, बस उसको हेल्प करने वाले भी कोई नहीं है, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। कोई भी काम जो होता है वो संगठित रूप से ही होता है, ऐसे इधर उधर तो नहीं हो जाता। ठीक है। किसी भी नवाचार का विकास करने के लिए उचित संगठन की आवश्यकता होती है। उचित संगठन के अभाव में नवाचार के मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय का अभाव। किसी भी नवाचार को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब तक किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त समय नहीं होगा, तब तक कोई नवीन विचार उसके मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होगा। मतलब इसके लिए टाइम की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कहाँ से आप न्यू थिंग्स सोचेंगे और उसको कहाँ से प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखेंगे। ठीक है। और जब तक उसको करके प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं देखोगे, तो कैसे पता चलेगा उसका असर सही होता है या नहीं होता है। उसके बाद क्या है, आपका व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं। व्यक्ति मन और शरीर का गत्यात्मक संगठन है। इसमें व्यक्ति की आदतें, मनोवृत्ति, रुचि, नैतिकता, क्षमता इत्यादि निहित होती है। मतलब कोई भी नवाचार जब इंसान करता है, तो उसमें क्या है, उसकी आदतें या उसके विचार या फिर उसकी नैतिकता, क्षमता उसमें विद्यमान होती है। अगर कोई भी नवाचार इंसान करता है, तो या तो अपने फ़ायदे के लिए करता है, या फिर उसमें उसका मतलब कि जो व्यवहार है या वातावरण है वो उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद है अज्ञान जनित बाधाएं। मतलब कुछ भी इंसान कर रहा है, ठीक है, उसके लिए उसको पर्याप्त जानकारी भी तो होनी चाहिए। बिना जानकारी के क्या कर लेगा वो। जब मान लो आपने कुछ भी मशीन बनानी है, उसका आपको मतलब क्या क्या उसमें यूज़ लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा, ये सब भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप उस मशीन को इन्वेंट कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, अज्ञान जनित बाधाएं, जिसमें कि उसको अज्ञान रहता है। अज्ञान जनित बाधाएं निरक्षरता और अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। इसमें किसी नवाचार के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी ना होना, मित्र मंडली द्वारा नवाचारों का महत्व न देना। अब देखो, किसी क्या है, नवाचार में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या है, मित्र मंडली जो उसके साथी होते हैं वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, कि नया विचार उसके मन में आया है तो उसको इन्वेंट करके देखा ही जाए। उसके बाद है बिना जानकारी के नवाचारों का विरोध करना इत्यादि बातें निहित होती हैं। अभी मतलब जानकारी नहीं होगी उसकी, तो फिर क्या है, नयाचार को कोई अपनाएगा ही नहीं, सब उसका विरोध ही करेंगे। नवाचार की बाधाओं को दूर करने के उपाय। अब हमने जाना कि कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। अब हमने जानना है कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे इसका सल्यूशन किया जा सकता है बाधाओं का। नवाचार की बाधाओं को दूर करने के उपाय का वर्णन निम्नलिखित है।
नवाचार को सफल बनाने के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति की आदतों को वांछित परिवर्तन लाया जा सके, मतलब व्यक्ति की जो आदतें हैं उसको चेंज किया जा सके। उसके बाद है नैतिकता की बाधा को दूर करने के लिए ग्रहणकर्ता के मन में नवाचार के प्रति विश्वास जागृत करना चाहिए। जैसे आत्मविश्वास की उसमें कमी थी ना, तो उसमें क्या है कि आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। उसके बाद है असुरक्षा की भावना के उन्मूलन के लिए अधिकारियों द्वारा ग्रहणकर्ता को संरक्षण दिया जाए जिससे कि उसका हौसला बढ़े। मतलब अगर कुछ भी वो नया करने जा रहा है तो उसको क्या है सपोर्ट करनी चाहिए अधिकारियों द्वारा, उसको संरक्षण मतलब कि देना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए उसको। मान लो कुछ भी बड़ा भी करने जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया में देखो साथ देने वाले भी बहुत हैं और आपका विरोध करने वाले भी बहुत रहते हैं। उसके बाद क्या है असफलता की भावना को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नवाचार के प्रयोग में सुखद अनुभव कराया जाए जिससे ग्रहणकर्ता में यह अनुभूति कराई जा सके कि वह इस कार्य में अवश्य सफल होगा। उसको मतलब ये फील करवाना चाहिए कि अवश्य ही आप इसमें सफल हो गए, और उसको थोड़ा मतलब मोटिवेशन भी देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक भय को दूर करने के लिए आवश्यक है कि अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस स्थिति में उसके सामने ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जिन्होंने समाज के अनुचित परंपराओं का उल्लंघन करके सफलतापूर्वक नवाचार को अपनाया। मतलब उसको ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देना चाहिए जिन्होंने मतलब नवाचार को मतलब समाज का भी उन्होंने प्रॉब्लम्स भी फेस की और नवाचार भी अपनाया। ठीक है, जैसे गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आप बता सकते हो। ठीक है, जिससे कि उसके अंदर जो है वो अपनी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा और वो भी क्या है नया नवाचार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और मोटिवेट होगा। नवाचार के प्रति अज्ञानता को दूर करने के लिए आवश्यक है ग्रहणकर्ता को नवाचार की पूर्ण जानकारी दी जाए जिससे उसकी नवाचार के प्रति भ्रांति दूर हो सके। मतलब कोई भी उसका भ्रम है, ठीक है, नवाचार के पक्ष में या फिर उसके विरुद्ध में, तो उसको दूर करने के लिए उसको जानकारी देनी चाहिए, पूर्ण जानकारी। अधूरी जानकारी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लिटिल नॉलेज जो होती है वो डेंजरस होती है। उसके बाद क्या है नवाचार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मानव संसाधन के साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी व सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने का अति आवश्यक है, तभी नवाचार को सफलता मिल सकती है। मतलब इसके साथ क्या है सामाजिक भ्रांतियाँ, मतलब जो सोशल उसको भ्रम है या फिर मतलब विरोध है उनको भी ठीक करना चाहिए और व्यक्तित्व संबंधी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए, तभी जो है नवाचार वो मतलब सफल हो सकता है। उसके बाद है आपका वर्तमान समय में शिक्षा में नवाचार। अब हमने जाना कि नवाचार क्या होता है। अब बोलोगे कि अब तो ये सब आपका क्या था, लाइफ में नवाचार था, ठीक है, किसी भी सामान के प्रति या किसी विचार के प्रति। अब है शिक्षा में, हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हैं तो एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, टीचर्स बनने वाले हैं तो हमको एजुकेशन में नवाचार कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना है, कौन कौन से नवाचार पहले से आ चुके हैं, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। वर्तमान युग जो है वो इनोवेशंस का ही है। ठीक है, तो चलो ये पढ़ते हैं वर्तमान समय के बारे में। प्रेजेंट टाइम में इनोवेशंस की क्या भूमिका है। वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक पहलू नवाचार से प्रभावित है। ठीक है, मतलब नवाचार से प्रभावित इफेक्ट पड़ता ही है। ठीक है, नवाचार का शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को निरंतर विकास से उसको विकासवान और समय सापेक्ष बनाने में बहुत मदद मिलती रही है। नवाचारों के अभ्युदय से व्यक्ति का जीवन प्रक्रिया चिंतन की दशाएं बदली हैं। फलस्वरूप सामाजिक मूल्यों व आदर्शों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। शैक्षिक स्तर, व्यक्ति जीवन यापन, व्यवसाय, नौकरी की प्रगति, कार्य पाने और करने की
तरीके में परिवर्तन कर देता है। हमारे देश में बहुत से व्यक्ति निरक्षर हैं जो पढ़े लिखे भी हैं। शिक्षा स्तर बहुत निम्न कोटि का है और अव्यावहारिक है। ऐसी स्थिति में मतलब कि ऐसे इसमें बताया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और कुछ लोग हमारे क्या है, हमारे मतलब कंट्री में निरक्षर हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, पर फिर भी क्या है, जो शिक्षा स्तर है वो निम्न कोटि का ही पाया जाता है। ठीक है, तो अगर निम्न कोटि का पाया जाता है तो उसको विकास करने के लिए आपको उसको उसमें इन्वेंशंस करनी ही होंगी। इससे शिक्षा को सुलभ नहीं, जो मतलब कि समाज है वो विकसित नहीं है और जो शिक्षा स्तर है वो निम्न कोटि का है, तो इससे क्या होता है, शिक्षा सभी को सुलभ नहीं हो पा रही है। मतलब क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है या फिर निर्धनता होती है, बेरोजगारी होती है, परिवार बड़ा होता है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों की ऐसी लाइफ होती है जिसके कारण वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा स्वरूप परिवर्तन में मांग उठ रही है। छात्रों को सर्वसुलभ शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए न्यूटन की संरचना और विधियों को निर्माण नवाचार की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। इसके द्वारा शिक्षा में जनसंचार के साधनों का भी प्रयोग करने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार, मात्रात्मक प्रसार में मदद मिली है। अब जैसे मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब स्कूल्स नहीं जा पाते हैं, या कुछ लोग हैं मतलब कि उनके घर वाले नहीं भेजते हैं, या पैसों की तंगी है, किसी भी चीज़ की दिक्कत है, तो क्या है, अब तो लोग मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लग गए हैं। ठीक है, और टीवी वगैरह पे, रेडियो वगैरह पे, इस पे भी क्या है आपकी मतलब होता रहता है, मतलब इंसान सुनता है, देखता है, बोलता है, तो उसको क्या है, वो एजुकेट होता रहता है। उससे क्या है, उसकी मतलब विचारों में प्रवृत्ति आती है, उसकी मतलब कि परिवर्तन आता है विचारों में, और उसका मतलब नेचर चेंज होता है और उसके उसके अंदर समझ विकसित होती है। उसके बाद छात्रों की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहायता मिलती है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि समय सापेक्ष नवाचारों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण से मुक्त बनाने में बहुत मदद मिली है। मतलब कि नवाचार से बहुत ज़्यादा जो शिक्षा है वो डेवलप हुई है। इसमें आपको यही बताना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में यूनिसेफ की भूमिका एवं कार्य। यूनिसेफ क्या होता है और उसकी क्या भूमिका है, क्या काम करता है यूनिसेफ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिसेफ की स्थापना ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना यूएनओ, ठीक है, यूएनओ द्वारा की गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड जो आपकी वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इस संस्था की स्थापना उन हजारों लाखों बेघर, भूखे, बीमार बच्चों की सहायता के लिए हुई थी जिन्होंने इस विश्व युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था। तब इस संस्था का नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड रखा गया। ठीक है, तब क्या नाम रखा गया था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन कर अब इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रख दिया गया, क्योंकि ये इमरजेंसी वाला इसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल और इमरजेंसी वाला शब्द इसमें से निकाल दिया गया, क्योंकि तब क्या था, इमरजेंसी का टाइम था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उसके बाद काफ़ी लोग बेघर हो गए थे, बच्चे अनाथ वगैरह हो गए थे। ठीक है, दिक्कतें काफ़ी थी, तो इसलिए इमरजेंसी का टाइम था, तो आपातकाल था, तो तब आपातकाल नाम रखा था। अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। पहले इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता था, क्योंकि इस संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई थी।
उस समय आपातकाल को देखते हुए युद्ध की विभाषा द्वारा बेघर हुए 34 लाख, कितने 34 लाख बच्चों को तथा कुपोषण शिकार बच्चों का कल्याण के लिए यह संघ बनाया गया था। इसे यह नाम दिया गया था। अब इसको पूरे नाम से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फिर भी इसके अंग्रेजी के संक्षिप्त नाम इंटरनेशनल का और इमरजेंसी का ई अब भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 1946 1946 ठीक है 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। प्रथम 4 वर्षों तक मतलब 4 इयर्स तक क्या हुआ, इस संगठन ने द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में आए बच्चों के लिए कार्य किया तथा इसके बाद भी यह आज अन्य विकासशील देशों के बच्चों की सहायता दे रहा है। यूनिसेफ यह भी समझता है कि विकासशील देशों में गरीबी के कारण निरक्षरता है क्योंकि धन की कमी से बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते। निरक्षरता कुपोषण बड़ा कारण होता है, क्योंकि निरक्षरता रहेगी तो पता ही नहीं, कुपोषण भी रहेगा। पोषण के बारे में इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ खाएं कौन सी नहीं खाएं और क्या पिएं, किससे मतलब कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे संतुलित भोजन प्राप्त हो। और उनकी उसको क्या है, गरीबी है, इसलिए वो ये सब अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। यूनिसेफ जैसा संगठन बच्चों के विकास के लक्ष्य को लेकर चलता है। वहीं संयुक्त शब्द संघ मानव कल्याण व उत्थान के लिए, मानव कल्याण मतलब संयुक्त शब्द में क्या है, मानव कल्याण, ठीक है, उसके लिए और उत्थान के लिए कार्य करता है। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है। उसके बच्चों का स्वास्थ्य, गुणों, कलाओं और योग्यताओं के आधार पर ही देश में अगले 20 वर्षों के बाद भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए यूनिसेफ के कार्य एवं सहायता प्राथमिक रूप से शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित होती है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, या यूथ है, जो वो क्या है, उसी पे हम देश की जो विकास है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ यह भी समझता है कि अज्ञानता के कारण गरीबी और कुपोषण अज्ञानता के कारण है। धन की कमी से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन्हीं बीमारियों के कारण निर्धनता आती है। उसके बाद यूनिसेफ ने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या करता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले तो बाल अपराध रोकने की दिशा में कार्य करता है सबसे पहले, ठीक है। बाल अपराध रोकने की दिशा में परिवार का विशेष उत्तरदायित्व होता है। समुचित परिवार परिस्थितियों में उत्पन्न करके बालक अपराध को कम करना। माता पिता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें जहाँ तक संभव हो बालकों के समक्ष आपस में लड़ना नहीं चाहिए। माता पिता को सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ये मतलब माँ बाप के लिए बता रहे हैं कि माँ बाप जैसा बच्चों के सामने एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्ट करते हैं, वैसे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या है, बाल अपराध अगर मतलब लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं या फिर कुछ अलग मतलब चोरी वगैरह करते हैं, तो क्या है, बच्चों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जिसका बालक अनुसरण करते हैं, बालक क्या है, उसी को कॉपी करते हैं। बालकों को उनकी त्रुटियां मतलब उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं समझानी चाहिए। उन्हें शारीरिक दंड तो कभी नहीं देना चाहिए, मतलब उनको फिजिकली कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए कि मैं तुमको ऐसे कर दूंगा, ऐसे करूंगा, ये सब मारूंगा पीटूंगा, ये सब उसको फिजिकली कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। बाल अपराधों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मनोरंजन का विकास किया
स्वस्थ मनोरंजन का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए छोटे छोटे उद्यानों की व्यवस्था, मतलब उद्यान मतलब पार्क की व्यवस्था की जानी है। इन उद्यानों में खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के लिए पुस्तकालय और वाचनालय होने चाहिए। नेक्स्ट, बाल अपराध को रोकने के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालयों में बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ शिक्षक रखने चाहिए, मतलब जिसको बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में पता हो, ठीक है, मतलब बच्चों की वो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको अच्छे से समझा पाएँ और उनको अच्छे से मतलब कि विकास की ओर ले जा सकें। पाठ्यक्रम रोचक बनाना चाहिए, मतलब जिसमें ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसको बच्चे पढ़ना पसंद करें, उसके अनुसार अनुसरण करें, मतलब उसके अनुसार एक्टिविटी करें, कॉपी करें। बालक पढ़ने में आनंद प्राप्त करे, कक्षा में बाहर भागने का विचार भी उसके मन में ना आए। मतलब कक्षा इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चा बाहर जाने के लिए सोचे ही ना, उसका दिल करे कि मैं और यहाँ पे एक्टिविटी करूँ और पढूँ और अच्छे से समझूँ, ठीक है। विद्यालय में उसकी रुचि के अनुकूल विषय होने चाहिए, मतलब जिसमें उसको इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उनके मनोरंजन के लिए साधन होने चाहिए, मतलब उनके खेलने के लिए या देखने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह साधन होने चाहिए। शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उनको मॉरल एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए ताकि वो अच्छे से उसमें इन्वॉल्व रहें। अपराधों को जन्म देने वाली गंदी बस्तियों को समाप्त कर देना चाहिए, मतलब ऐसी गंदी बस्तियाँ जो होती हैं काफ़ी, मतलब जहाँ पे गरीबी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर क्या है, नेगेटिविटी आती है बच्चों के अंदर, और इन बस्तियों को बोलते हैं कि ख़त्म कर देना चाहिए और स्वच्छ और स्वस्थ आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। बाल अपराध मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा भी कम किए जा सकते हैं, मतलब बच्चों को समझाकर सिखाकर भी कम किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण बाल अपराध होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाल अपराधों को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, जैसे नॉन डायरेक्ट ट्रैकिंग्स और साइकोड्रामा, ठीक है, साइकोड्रामा और नॉन डायरेक्टिव ट्रैकिंग्स जो हैं वो विधियां हैं जिसके द्वारा उनको बाल अपराध से बच्चों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनेस्को पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब हमने यूनिसेफ के बारे में पढ़ा, अब हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनेस्को के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनेस्को शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नेम क्या है इसका फुल फॉर्म, यह है आपकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस का सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व शैक्षिक संगठन है। क्या है ये, उसका सांस्कृतिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड शैक्षणिक एजुकेशनल संगठन है। सन 1945 में लंदन में 43 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करके यूनेस्को को जन्म दिया, मतलब 43 नेशंस ने, ठीक है, 43 नेशंस ने मिलकर एक मतलब कि उसमें साइन किया, ठीक है, जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया। तो उसके बाद क्या है, इसका मतलब ये संस्था की स्थापना हुई सन 1945 में लंदन में। यूनेस्को को इन
राष्ट्रों में रूस नहीं था। तब क्या था, उस समय रशिया जो था वो इस 43 राष्ट्रों में शामिल नहीं था, रशिया। सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को की धारणा है कि शिक्षा द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जा सकती है। मतलब इंटरनेशनल पीस की स्थापना किससे हो सकती है? एजुकेशन के द्वारा। यूनेस्को के संविधान में यूनेस्को का जो है संविधान वो क्या है, वो अलग है, ठीक है। उसी संविधान के ऊपर 43 जो आपके नेशंस थे उन्होंने साइन किया था। यूनेस्को के संविधान की भूमिका में लिखा है, उसकी जो फर्स्ट मतलब भूमिका है उसकी, उसमें लिखा है युद्धों का जन्म व्यक्तियों के मस्तिष्क में होता है। मतलब लड़ाई जो युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है, वो इंसान के दिमाग में सबसे पहले मतलब उसका विचार आता है। अतः व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही शांति की आधारशिला रखनी चाहिए। मतलब उसका दिमाग जो इंसान का है उसी में अगर शांति की आधारशिला मतलब नींव रखनी चाहिए। अगर इंसान के मन में शांति रहेगी तभी वो युद्ध के बारे में सोचेगा ही नहीं। इस धारणा के आधार पर यूनेस्को ने व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए और ध्यान दिया। यूनेस्को के कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसके कार्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनसे अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ECCE पर निबंध लिखिए। ECCE पर एक निबंध लिखिए। ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC ने न केवल शिक्षा की सीढ़ी को प्रथम चरण होती है, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार भी होती है। अब वैश्विक स्तर पर शिक्षा के एक चरण के रूप में ECC के विस्तार को 8 वर्ष की उम्र तक माने जाने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बाल विकास में दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि 6 से 8 वर्ष की आयु समूह, ठीक है, 6 से 8 ईयर्स का जो ग्रुप होता है बच्चों का, के अपनी ज़रूरतें और लक्षणों में अपने से छोटे बच्चों जैसे ही होते हैं, उनके लिए समान शैक्षिक पद्धतियों की ज़रूरत होती है। ECC की संकल्पना बच्चों के लिए एक ऐसे समेकित समग्र कार्यक्रम के रूप में की जा गई है जिसमें शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य तथा पोषण संविधान के प्रावधान शामिल हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, उनको किस किस चीज़ की इसमें 6 से 8 ईयर्स तक, ये मतलब मान लो अर्ली चाइल्डहुड ये वाला टाइम मान रहे हैं। 8 पहले 6 तक ही मानते थे, अब क्या है 8 वर्ष तक मानने लग गए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपका टाइम होता है अर्ली चाइल्डहुड का। तो इसमें क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की और एजुकेशन की और स्वास्थ्य पोषण की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका प्रावधान यही है कि उनको ये सब चीज़ें दी जा सकें। ECC की अवधि के भीतर 3 उपचरणों को चिन्हित किया जाए, मतलब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 साल या उससे कम के बच्चों जिन्हें घर पर आधारित प्रेरक वातावरण और देखभाल की आवश्यकता होती है। मतलब 3 साल से कम के बच्चे, ठीक है। 3 साल के बाद तो स्कूल चालू हो जाता है, फिर उसके बाद आगे आगे चलता रहता है। पर उससे पहले जो बच्चे मतलब होते हैं वो घर पे ही रहते हैं, तो उनको क्या है, घर पर ही आधारित प्रेरक वातावरण, ठीक है, देखभाल की ज़रूरत होती है उनको। मतलब ऐसे मोटिवेशन और उसकी अच्छे वातावरण की और देखभाल की ज़रूरत होती है। के लिए प्रारंभिक प्रेरक चरण, ठीक है, ये फर्स्ट उसका है
मतलब 3 साल से पहले का, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है 3 से 8 वर्ष के बीच आयु वाले, 3 से 8 वर्ष, मतलब 3 से लेके 8 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनकी आयु, ये मुझे लगता है 5 होगा यहाँ पे शायद, 3 से 5 या 6। दृष्टिकोण वाले केंद्र आधारित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा चरण, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्रारंभिक प्रेरक चरण था, और इसमें क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा चरण है। इसमें मतलब थोड़ी थोड़ी उसको क्या है, नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। पहले उसको सिर्फ इशारों में या फिर मौखिक बताकर ही उसको समझाया जाता है, ठीक है। ये अपने आप वो थोड़ा ऑब्जर्व करता है, वो अपना मतलब हाथ पैर हिलाना, चलना दौड़ना, ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो 3 साल के बाद स्कूल में या आंगनवाड़ी में या फिर नर्सरी में या प्री नर्सरी, किड्स वगैरह में वो जाना शुरू कर देता है, ठीक है। जो उसकी प्ले वे में जाना शुरू कर देता है, तो वहाँ से भी थोड़ी वो नॉलेज गेन कर लेता है। उसके बाद है 6 से 8 वर्ष, 6 से 8 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों को जो कक्षा 1 या 2 में आते हैं के लिए प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा चरण, अब उसके क्या है, प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा चरण बोला जाता है थर्ड पार्ट को। अब इनको मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो उसका बताया। उसके बाद इसके उद्देश्य बताने की, उद्देश्य क्या है इसके, लक्ष्य क्या होते हैं, किस लिए ये चरण मतलब कि शुरू की गए हैं, और ये जो मतलब कि ईसीसी है किस लिए क्या कार्य करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, आयु विकास की दृष्टि से खेल आधारित गतिविधियों की उचित कार्यक्रम और पारस्परिक क्रियाओं और अनुभवों को जो जीवन पर्यंत सीखने और विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। सबसे पहले तो इसका यही लक्ष्य रहता है कि आयु विकास की दृष्टि से सबसे छोटे मतलब बचपन से ही स्टार्ट किया जाता है, तो इसलिए क्या है, इसको बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसका कार्य करना इसका मतलब उद्देश्य होता है। सेकंड उद्देश्य है, ऐसी विशेष प्रकार की अवधारणाएं, कौशल आधारित गतिविधियां जो प्राथमिक स्कूली पढ़ाई में प्रवेश से पहले पढ़ने लिखने तथा अंकगणित 3 आर कहलाने वाली बुनियादी कौशल सीखने के लिए पूर्व तैयारी को बढ़ावा देंगी, के बच्चों में स्कूल के लिए तैयार होने का भाव विकसित करना, ठीक है। मतलब कि बच्चों में ऐसी मतलब कि छोटेपन में ही ऐसे उनके अंदर जिज्ञासा वगैरह या फिर मतलब कि उनको इंटरेस्टिंग वे दिखाना, जिससे कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, उनको स्कूल से डर ना लगे और स्कूल से उनको जाने में दिक्कत ना हो, ताकि वो स्कूल जाना पसंद करें। तो ऐसी उसको मतलब देखभाल वगैरह उसको दी जाती है, ताकि वो अपने कौशलों का विकास कर सकें। यह इन 3 बुनियादी कौशलों को औपचारिक रूप से सिखाने वाला कार्यक्रम नहीं होता। स्कूल के लिए तैयार होने के उद्देश्य 4 से 6 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे अधिक संरचित खेल आधारित सीखने के वातावरण के लिए पक्वता की दृष्टि से तैयार हो चुकते हैं, ठीक है। मतलब 4 से 6 ईयर्स तक वो तैयार हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। उसके बाद क्या है आपका पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है। पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, बच्चों को सुधारने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, बच्चों को सुधारने के उपाय लिखिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, ये उनको अच्छे संस्कार वगैरह कैसे सिखा सकते हैं और उनको
बच्चों को क्या क्या कार्य सुधारने के लिए करने चाहिए और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये टीचर्स के लिए है कि कौन कौन से कार्य वो कर सकते हैं बच्चों को अच्छा मतलब कि स्कूल के लिए तैयार करने के लिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन, सकारात्मक अनुशासन। ठीक है, और पेरेंटिंग एक अनुशासन मॉडल है, मतलब डिसिप्लिन में बच्चों को रखने का एक क्या है, मॉडल है, जिसका इस्तेमाल स्कूलों द्वारा पेरेंटिंग में किया जाता है, जो व्यवहार में सकारात्मक बिंदुओं पर केंद्रित होता है। यह इस विचार पर आधारित है कि कोई बुरे बच्चे नहीं हैं, बस अच्छे और बुरे व्यवहार हैं। मतलब बच्चे बुरे नहीं होते, उनकी क्या है, जो मतलब व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो अच्छा बुरा होता है। और बिहेवियर बच्चे का किस से प्रभावित रहता है, समाज से प्रभावित होता है, उसकी मतलब मस्तिष्क की प्रॉब्लम्स उससे रहता है, शारीरिक भी हो सकती है प्रॉब्लम, और उसको कुपोषण वगैरह की या कोई डिसीज़ भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, या उनके घर का परिवार का वातावरण सही नहीं है, तो क्या है, बच्चे बुरे बन सकते हैं। ठीक है, और बच्चे बुरे नहीं होते, ये सबसे पहले इनका मेन यही सोचते हैं, इनकी विचार ये है कि बच्चे बुरे नहीं होते हैं, उनके व्यवहार उनके बुरे होते हैं। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, एक मॉडल है जो कि बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाता है। बच्चों को सुधारने के उपाय, मतलब बच्चे अगर थोड़ा आपको परेशान करते हैं या बिगड़ते हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि उनको कभी भी फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। फिज़िकल पनिशमेंट से बच्चा बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और वो फिर एकदम ज़िद करने लग जाता है, तो उसको मतलब कोई भी दिक्कत या फिर उसको आदत पड़ जाती है उसी चीज़ की। तो इसलिए सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को वो मतलब कि फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आपका है बच्चों को सुधारना, यह किट-किट करने के बजाय मौन रहना अच्छा है, अच्छा नहीं बोलना अच्छा। मौन रहना अच्छा, नहीं बोलना अच्छा, मतलब किट-किट जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, उस बच्चे सुधरने के बजाय बिगड़ते हैं, क्योंकि आप बार-बार बच्चों को टोकते रहोगे तो क्या है, बच्चे बिगड़ेंगे। इसलिए एक अक्षर भी मत कहना, बिगड़े उस सॉरी इसलिए एक अक्षर भी मत कहना, बिगड़े उसकी जिम्मेदारी अपनी है। ठीक है, यह समझ में आए ऐसी बात है ना। आप कहो कि ऐसा मत करना, तब वह उल्टा ही करता है। जो बच्चे होते हैं, वो अगर आप किसी चीज़ को रोकोगे तो वो वही चीज़ करेंगे। कहूँगा जाइए, जो करना है करो, उल्टा वही ज़्यादा बिगड़ता है। बच्चे अपनी आबरू मिट्टी में मिला देते हैं। इन भारतीयों को जीना नहीं आया, बाप होना नहीं आया, बाप बन बैठे हैं, इसलिए ऐसे वैसे मुझे समझाना पड़ता है, पुस्तकें प्रकाशित करनी पड़ती हैं, वरना जिसने अपना ज्ञान लिया है वह तो बच्चों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसे बैठाकर हाथ फेर कर पूछो कि बेटा तुझे यह भूल हुई, ऐसा नहीं लगता? यह इंडियन फिलॉसफी, भारतीय तात्विक समझ कैसी होती है। माता पिता में ऐसे एक डांटने लगे तब दूसरा बच्चे को बचाव करता है, इसलिए वह कुछ सुधर रहा हो तो सुधरना तो एक और रहा, उस ऊपर से बेटा समझता है कि मम्मी अच्छी है और पापा बुरे हैं। अगर मतलब एक जना डांट रहा है और दूसरा उसको बचा रहा है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बुरा है और जो उसको मतलब बचा रहा है वो अच्छा है। ठीक है,
और बड़ा हो जाऊंगा तब इन्हें मारूंगा। ये बच्चों की मतलब इंडियन फिलोसफी बता रहे हैं। बच्चों को सुधारना हो तो हमारी आज्ञा अनुसार चलें। बच्चों को पूछने पर ही बोलना और उन्हें यह भी कह देना कि मुझे नहीं पूछो तो अच्छा। बच्चे के संबंध में उल्टा विचार आए तो तुरंत उसका प्रतिक्रमण करना कर डालना। ठीक है। किसी सुधारने की शक्ति इस काल में खत्म हो चुकी है। मतलब ये जो टाइम चल रहा है इसमें किसी को सुधारने जाओ तो उल्टा आप लोगों पे ही ब्लेम आता है। ठीक है। किसी का भला करने जाओ तो बोलते हैं ना कि भला करने गया था खुद ही अपना बुरा करवा के आ गया। इसीलिए सुधारने की आशा छोड़ दो। मतलब किसी को सुधारना नहीं चाहिए, सुधारने की जो आशा है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मन वचन काया एकात्मक वृत्ति हो तभी सामने वाला सुधर सकता है। मतलब उसका खुद का सुधरने का मन हो तभी वो क्या है, सुधर सकता है। अगर उसमें मन में विचार आ गया है कि हाँ मैं सुधरूंगा तब, और उसके बाद वो क्या है उसके लिए एफर्ट भी करे तब जाके वो सुधर सकता है। मन में जैसा हो जैसी वैसा वाणी में निकले, वैसा ही वर्तन हो तभी सामने वाला सुधरेगा। इस काल में ऐसा नहीं है। घर में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार है उसकी नॉर्मेलिटी समानता ला दो। आचार विचार उच्चार में सीधा परिवर्तन हो तो खुद परमात्मा बन सकता है, और उल्टा परिवर्तन हो तो राक्षस भी बन सकता है। मतलब अच्छे मतलब उसके अंदर विचार रहेंगे तो वह परमात्मा बन सकता है, और बुरे विचार उसके अंदर आएंगे तो वह राक्षस बन सकता है। आपको बच्चों के लिए भाव करते रहना है कि बच्चों की बुद्धि सीधी हो। ऐसा करते करते बहुत दिन बाद असर हुए बिना नहीं रहता। अगर मतलब बच्चों को सुधारना चाहते हो तो काफ़ी उसको मतलब धीमे धीमे सुधारना चाहिए, उसको धीरे धीरे सिखाना चाहिए। धीमे धीमे समझेंगे आप, भावना करते रहो। उन पर ज़बरदस्ती करोगे तो उल्टा चलेंगे। अगर आप उन लोगों को पनिशमेंट दोगे या काफ़ी डराओगे धमकाओगे तो क्या है वो उल्टा ही समझेंगे, उल्टा ही करेंगे। तात्पर्य यह है कि संसार जैसे तैसे निभा लेना जैसा है। बेटा शराब पीकर आए तो आपको दुख दे तब आप मुझे कहो कि ये सब ऐसे ही मतलब बताया गया है कि ऐसे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, पेरेंट्स वैसे करते हैं, बच्चा कैसे करता है, ये सब उसमें से बताया गया है कि जो मतलब इंडियन पेरेंट्स हैं वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो हमेशा क्या है अपने बच्चों को ही ब्लेम करते हैं। अगर वो अच्छा काम करे तो भी, अगर अच्छा काम करे तो भी उसको कभी मतलब प्रोत्साहित नहीं करते हैं या वो नहीं करते हैं। ठीक है। और अगर बुरा काम करे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, फिर उसको बहुत ज़्यादा डांटते धमकाते हैं या फिर पनिशमेंट वगैरह देते हैं। आप फ्रेंडशिप करोगे, मित्रता करोगे तो बच्चे सुधरेंगे, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। कि उनको धीरे धीरे सुधारना चाहिए, उनको कभी भी मतलब पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अब उनके साथ क्या है फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, मित्र की तरह रहना चाहिए। वे बाहर ब्रांड खोजने न जाएं। मतलब अगर घर में ही उनकी बात आप सुन ले रहे हो, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दे रहे हो, या उसको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आप लोग मतलब दे दे रहे हो, या फिर उसको मतलब किसी विचार में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो उसकी प्रॉब्लम्स को मतलब सुन ले रहे हो, या कुछ वो बताना चाहता है, कुछ जानना चाहता है तो उसके बारे में आप लोग फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं। जैसा उसको मतलब बाहर वाले फ्रेंड से बिहेवियर मिल रहा है, उसको घर में ही अगर वो बिहेवियर मिलेगा तो वो बाहर फ्रेंडशिप के लिए सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको जब घर में ही सब मिल रहा है तो क्यों वो बाहर जाए। ठीक है। और बाहर उसको अच्छे लोग मिले या बुरे लोग मिले ये कोई गारंटी नहीं है।
नेक्स्ट यही उसमें बताना था, ठीक है, कि पॉजिटिव पेरेंटिंग में क्या है कि बच्चों के साथ बच्चों की ही तरह बच्चों के ही लेवल की सोच रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें या मतलब समझ नहीं आती हैं, उनको सिर्फ अपनी लाइफ तक अभी मतलब समझ आता है, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं और आप लोग क्या है मतलब आप ज़्यादा जान गए हो, उनसे एक्सपीरियंस ले लिए हो, बट उनको तो अभी जितना वो अपने आप से सीखेंगे, जितना समझ पाएंगे वही करेंगे, ठीक है। ये उसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग में बस उतना ही बताना है कि कैसे बच्चों को कैसे कैसे सुधारना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में उनको सुधारना है, ऐसे नहीं कि पनिशमेंट दे दो, घर से निकाल दो, पैसे ना दो, दोस्ती यारी ख़त्म करवा दो, ये सब, ठीक है।